Assalamualaikum students, how are you all? This is your biology teacher Rabia Bukhari. I hope you all are doing good. Today we are going to discuss deforestation part 2. हमने अपने पिछले लेक्चर में डिफॉरेस्टेशन पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन की थी कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है और उसके बाद हमने उसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि डिफॉरेस्टेशन का पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो साथ हमने इसके साथ एक टॉपिक छोटा सा मैंने पेयर किया है वो है ओवर हंटिंग का। तो ओवर हंटिंग भी हमने देखनी है कि ओवर हंटिंग क्या होती है और इसके क्या ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ लेक्चर। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाने लगी हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। बेसिकली फॉरेस्ट जो है आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को पता है कि वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी, उसको हम कहते हैं कि ये है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आपको पता है कि एक जो फॉरेस्ट है वहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि रह रही हैं, और अगर फॉरेस्ट ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऑब्वियसली जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, उस हैबिटेट लॉस से बचने के लिए जो है हमें फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा कंजर्व करना पड़ता है कि फॉरेस्ट जो है वो सेव रहे। अब जो आपको पता है कि अगर एक बर्ड है, कोई जैसे स्पैरो है, उसका हैबिटेट एक ट्री है, अगर हम उस ट्री को काट देंगे तो ऑब्वियसली वो जो स्पैरो है वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएगी। अब जहाँ पे वो माइग्रेट कर रही है हो सकता है वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा फिजिबल ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉरेस्ट किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की वो भी साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज़। ठीक है, आपको पता है कि जो ट्रीज़ फॉरेस्ट हैं हम उनसे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लेते हैं। जैसे टिम्बर आपको पता है हम वुड से ही लेते हैं, तो और ये जो टिम्बर है वो बिल्डिंग मटीरियल के लिए यूज़ हो रही है। इसके अलावा फ्यूल वुड का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि शायद अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो है सुई गैस नहीं है और वहाँ पर जो है लोग लकड़ियाँ जलाकर अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि जो वुड है वो एज अ फ्यूल भी यूज़ हो रही है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जितनी भी जो फर्नीचर वगैरह है वो सारा लकड़ी से बना होता है। इसके अलावा आपकी जो स्कूल्स हैं आप लोगों ने उसमें देखा है कि आपकी चेयर जो है वो लकड़ी से बनी है, टीचर की टेबल जो है वो लकड़ी से बनी है। इसके अलावा कोई भी कबर्ड्स हैं, अलमीराज हैं, इसके अलावा जितनी भी कैबिनेट्स बने होते हैं किचन में, जितना भी वुड वर्क है, अब वो वुड कहाँ से आ रही है? वो आ ही लकड़ियों से वो जो है आ रही है, वो फॉरेस्ट से। तो ऑब्वियसली फिर जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रक्शन उनकी होती है, लेकिन हमें जो है फॉरेस्ट का ये फ़ायदा है कि हमें वहाँ से टिम्बर और फ्यूल वुड भी मिलती है। सेकंड जो चीज़, अब जो थर्ड पॉइंट हमने इसके अंदर पढ़ना है वो ये है कि टुडे डेवलप्ड कंट्रीज़ कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आजकल वो टिम्बर को यूटिलाइज़ कर रही हैं बिल्डिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो टिम्बर है वो हम वुड से ले रहे हैं। ठीक है, जो इसके साथ क्या हो रहा है कि जो वुड से हम लोग टिम्बर ले रहे हैं तो वो जो वुड है वो जितना भी घरों में वुड वर्क होता है वो उसके अंदर ये यूज़ हो रही है, बिल्डिंग पर्पस के लिए जो है टिम्बर यूज़ हो रही है। ठीक है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा जो वुड पल्प है उसको हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा कि जो वो रुआं सा निकलता है लकड़ी में से, वो सारा पल्प होता है ना, तो वो पल्प जो है उससे हम जो है पेज बनाते हैं, पेपर्स बनाते हैं। जो जिन पेपर्स पे आप लोग लिखते हैं, काम करते हैं, वो इनसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्ट्स जो हैं हम फॉरेस्ट से लेते हैं वो इंडस्ट्री जो एक मुल्क है वहाँ पर एक उसकी इकनॉमी जो उसकी इकनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करता है। क्योंकि आप देखें ना कि हमें फॉरेस्ट से कितनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, हम लोगों को जो है वुड मिल रहा है, टिम्बर मिल रही है, इसके अलावा वुड पल्प मिल रहा है, फ्यूल वुड मिल रही है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो रही है। तो ऑब्वियसली फिर इससे क्या होता है कि इकनॉमी जो है एक एरिया की, एक कंट्री की, वो इंक्रीज़ करती है और इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो बेटर होती है। ठीक है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। उसके बाद
आपको पता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और पोल्यूटेंट्स को। जितने भी एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि हमारी एयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो जितने भी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, फॉरेस्ट जो है वो उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है प्लांट्स वगैरह हों, ग्रीनरी एरिया हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो एक फ्रेश इन्वायरमेंट रहता है और वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती, इतनी ज़्यादा जो है पोल्यूटेंट्स नहीं रहते इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन भी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिमूव कर रहे हैं, इसके अलावा जो है फ्रेश न्यूट्रिएंट्स भी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है, जिसकी वजह से जो है पूरा इन्वायरमेंट जो है वो रिसाइकल होता है और रिफ़्रेश होता है। ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, आपको पता है कि आजकल अब हम लोग के पाकिस्तान में छांगा मांगा बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो ये एक टूरिस्ट के लिए बड़ा एक अट्रैक्टिव प्लेस है। जो लोग डिफरेंट सिटीज़ से यहाँ पर विज़िट करते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा एक एस्थेटिक से एक प्लेस है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं वहाँ पर। और जो फॉरेस्ट है, एक आप देखें ना, आप नॉर्मली हर जगह पर तो फॉरेस्ट नहीं होता ना, अगर थोड़े थोड़े से प्लांट्स होते हैं, हम उनको फॉरेस्ट तो नहीं कहेंगे ना, फॉरेस्ट तो एक पूरा एक हैबिटेट है। ठीक है, तो वो हैबिटेट जो है ऑब्वियसली सबके लिए बड़ा फैंटिसाइज सब उसको करते हैं कि कैसा होगा और ये सब कुछ, तो फिर इसलिए वो एस्थेटिक अट्रैक्शन अपने अंदर रखता है। तो जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अच्छा जी, अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट हमने एस्पेक्ट्स पढ़े हैं कि हमें वुड पल्प मिल रही है, हमें टिम्बर मिल रही है, टूरिज़म बहुत अच्छा है, इसके अलावा जो है इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्मफुल है उनके लिए डिफॉरेस्टेशन। देखें, अगर आप डिफॉरेस्टेशन बढ़ती रहेगी, कटिंग ऑफ वुड्स बढ़ती रहेगी, तो फिर ऑब्वियसली यही होगा कि जितनी भी ये सब चीज़ें हमने उसके जो बेनिफिट्स पढ़े हैं फॉरेस्ट के, वो नहीं रहेंगे। हम लोग जो है फिर इस तरह से एस्थेटिक ब्यूटी भी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा प्योर इन्वायरमेंट भी नहीं रहेगा, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है इन पाकिस्तान टू डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी जो डिफॉरेस्टेशन है बेसिकली वो ग्रेट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट अगर कट हो जाएंगे तो फिर जितने भी एनिमल्स वहाँ के हैबिटेट जो है उनका फॉरेस्ट है वो भी वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर। कैनोपीड फॉरेस्ट आप लोगों ने, कैनोपी ट्रीज़ शायद आप लोगों ने देखे हों, मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करती हूँ। ये देखें जी, इस तरह के जो हैं ये कैनोपी ट्रीज़ होते हैं। अब इस तरह के ये सारे कैनोपी फॉरेस्ट, पूरे जो ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पर होंगे कैनोपी ट्रीज़, वो कैनोपी फॉरेस्ट बना देंगे। ठीक है, तो 1% पर ईयर जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब आप देखें कि इतने ज़्यादा जो हैं, अभी भी वैसे ये डिफॉरेस्टेशन का रेट जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन जो अब कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो क्या होता जा रहा है कि अब फिर हमें वुड चाहिए, फिर हमें फूड भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए फिर हम लोग प्लांट्स पर ही करते हैं डिपेंड। ठीक है जी, डेट्स ऑल अबाउट द यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग आप लोगों को पता है कि एक एरिया में अगर एक स्पीशी की बहुत ज़्यादा अमाउंट में हंटिंग होगी, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये ओवर हंटिंग है। लीगल मींस कि आपके पास लाइसेंस होता है और इलीगल मींस कि आपके पास लाइसेंस नहीं होता। अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ के आपको बता देती हूँ। Overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and the endangerment of many more, such as whales, ibex, ghurial, markhor। ठीक है, अब जो ओवर हंटिंग है उससे क्या हुआ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि इंडेंजरमेंट तक पहुंच गई हैं, यानी कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन गई हैं। उसके अंदर आती हैं वेल्स, आइबेक्स, यूरियल, मार्कर। ठीक है, ये सब जो स्पीशीज़ हैं ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि नियर टू एक्सटिंक्शन है। उसके बाद कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल एंड इलीगल इज़ द प्रिंसिपल थ्रेट। कमर्शियल हंटिंग जितनी भी है, लीगल है चाहे वो इलीगल है, ये एक बहुत प्रिंसिपल थ्रेट है, क्योंकि इससे जो है पूरा बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
सो डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी और कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आप लोगों ने ओवर हंटिंग तो जस्ट आप लोगों ने देखा है कि उसके अंदर कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड हो रही हैं, और लीगल और इलीगल दोनों ही जो है प्रिंसिपल थ्रेट है। और जो डिफॉरेस्टेशन है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैंने उसके अंदर थोड़ी सी डिस्कशन थी ज़्यादा, इसलिए जो है मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आप लोगों ने जो है इसको अच्छी तरह से लेक्चर सुनना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।